हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मनु लॉ क्लासेस में। मेरा नाम गौतम दीक्षित है, जीके एंड करंट अफेयर्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर 2021 का द डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। अक्टूबर 15, 2021 को हिंदू की कोई डेली एडिशन नहीं आई थी, सो द लास्ट एडिशन वाज अक्टूबर 14। सो नाउ टुडे इज अक्टूबर 16, सो वी विल डिस्कस इट। सो हम थोड़ा सा एक छोटा न्यूज़ देखेंगे जो एक बड़े न्यूज़ का पार्ट है। पहला तो जो है कि जो हम कश्मीर में करते जा रहे हैं कि दैट देयर इज़ अ न्यू टेररिस्ट ग्रुप कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF उसका नाम है। लश्कर ए तैयबा का ये एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है एंड हैज़ कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ targeted civilian attacks which has caused a security concern in J&K Valley। और हमने न्यूज़ में पढ़ा भी था इसके बारे में पीछे कि बिकॉज ऑफ दिस द टारगेटेड किलिंग्स ऑफ 6 हिंदूज एंड नॉन लोकल लेबरर्स, there is a fear in the society and it was followed on by military crackdown on militants. Several militants were killed, several militants were apprehended. इस न्यूज़ में 2 militants who were behind the recent civilian deaths, they have been killed as claimed by police. The next news which is coming is from Singhu border. सिंघू बॉर्डर पे एक 30 ईयर के पर्सन का शव पाया गया है, डेड बॉडी पाया गया है एंड अ पर्सन सरबजीत हैज़ क्लेम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट मर्डर एंड द होल सिचुएशन इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। अब द थर्ड न्यूज़, एक छोटा सा न्यूज़ और देख लेते हैं। देयर वाज अ वायलेंस एंड अटैक ऑन द दुर्गा पूजा मंडल्स इन बांग्लादेश एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, शी हैज़ directed that she is going to take a strict action against those, and there were many pandals which after the targeted violence they refused to do the Visarjan, but after the assurance from the government the Visarjan process was followed. The next is that Stalin writes to CMs against the cracker ban। तो अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु is one of the largest producer of firecrackers, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक हमने पढ़ा था इसके बारे में कि बेरियम, खास करके बेरियम विच इज़ अ वेरी पॉल्यूटिंग मटेरियल विच इज़ यूज इन फायर क्रैकर्स, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेरियम एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट्स फाउंड इन द फायर क्रैकर्स लाइक लिथियम एंड अदर्स, बिकॉज ऑफ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड बैंड द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल ब्लैंकेट बैन नहीं किया है, बट जो पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स है उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। सो नाउ स्टैलिन हैज़ रोड टू वेरियस चीफ मिनिस्टर्स इन हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा एंड राजस्थान urging them to reconsider their decisions of blanket ban on the sale of firecrackers. It might impact the livelihood of people who are involved in manufacturing of these crackers in Tamil Nadu. The next news है, न्यूज़ छोटा है बट आपके फैक्चुअल जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुदुमुलई टाइगर रिजर्व, यहाँ पे आफ्टर 22 डे ऑपरेशन कैट मीन्स बिग कैट मतलब टाइगर, इट हैज़ बीन ट्रैंक्विलाइज्ड। तो मुदुमुलई जो है इट इज़ इन तमिलनाडु, इट इज़ अ टाइगर रिजर्व। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो इट इज़ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अगर आप एरियल एक्सटेंट देखेंगे तो वो 3 स्टेट में लाई करता है। इट लाइज इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है वो भी टाइगर रिजर्व है विच लाइज इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ इन कर्नाटका, इट इज़ नोन एज बंदीपुर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस्ड इन 1973 एंड अंडर दिस द इंडिया हैज़ डबल्ड इट्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विद इन फ्यू ईयर्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे हम चलते हैं आज के फ्रंट पेज पे, द TB ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड डेथ was up in pandemic according to World Health Organization. So World Health Organization का एक एनुअल रिपोर्ट होता है related to TB. It is very important report. That report is called as Global TB Report. So जो 2021 Global TB Report का जो एनालिसिस है इसमें पाया गया है कि the COVID-19 pandemic जो है that led to disruption to access to medical services related to tuberculosis. Second, कि इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हैज़ इंक्रीज्ड। अगर हम जैसे कि कुछ कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया ओके is top among those countries where most of the global reduction in TB notifications between 2019 and 20
had occurred. Okay, it was followed by Indonesia, Philippines, China and 12 other countries, and they accounted for 93% of the total global drop in tuberculosis. अगर हम WHO का एस्टिमेट लें तो some 4.1 million people currently suffer from tuberculosis, but they have not been diagnosed. अब हम टीबी के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं. टीबी में दो टाइप का आप नाम बहुत ही कॉमन सुनेंगे. एक होता है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. तो अगर टीबी में एक ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं डॉट्स. डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. अगर कोई पेशेंट डॉट्स पे है और उसने अपना का ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया, देन ही डेवलप्स ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. द फर्स्ट स्टेज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज एमडीआर टीबी. एमडीआर टीबी का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. After this, the next stage comes, which is called as extensive drug resistance TB, which is also called as XDR TB. Now TB is caused by Mycobacterium tuberculosis. इंडिया का एक अपना प्रोग्राम है that is called as एंड TB strategy by 2025. तो उसको हम कहते हैं एंड TB strategy by 2025. Now अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एम्स टू एलिमिनेट द टीबी, बट नॉट बाय 2025 बट बाय 2030. ओके, तो इंडिया का जो है वो 5 साल पहले ही एलिमिनेट करने का टारगेट है. द नेक्स्ट इज देयर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 इज रिलेटेड विद एलिमिनेशन ऑफ टीबी एंड अदर डिजीज लाइक एड्स, malaria, neglected tropical disease and hepatitis and other waterborne diseases and communicable diseases. दोस्तों 14 तारीख को हमने एक न्यूज़ किया था जिसमें हमने पाया था कि द 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दे हैव बीन डिसमेंटल्ड एंड देयर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹65,000 करोड़ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू न्यू 7 डिफेंस PSUs. ये न्यू 7 डिफेंस PSUs कौन कौन से हैं? So if you will just see the last paragraph of the news, so the new 7 defense PSUs are Munitions India Limited, Armored Vehicles Nigam Limited, Advanced Weapons and Equipment India Limited, Troop Comforts Limited, Yantra India Limited, India Optel Limited and Gliders India Limited. These are the 7 new defense PSUs established by the government after dismantling Ordnance Factory Board. Now this is the initiative under the Atmanirbhar Bharat, or you can say Self-Reliance India, and to make India a military power globally based on the defense indigenization. जब हम own strength का यहाँ पे मतलब होता है based indigenization of defense industry. ओके, यहाँ पे एक जो important चीज़ है factual information वो ये है कि who is the incumbent defense minister of India. So it is Rajnath Singh. Okay, and the second important information is कि उन लोगों का क्या होगा those who were already working in the Ordnance Factory Board. So the people who were already working in the Ordnance Factory Board, they are 70,000 in number and they comprise of all Group A, Group B and Group C officers. Now they will be transferred to the new DPSUs on terms of foreign service. ये बहुत ही important information है इसमें कि जो terms and conditions होंगे नए डिफेंस PSUs में काम करने के लिए, इट विल बी बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ फॉरेन सर्विस विदाउट एनी डेप्यूटेशन अलाउंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. तो 2 साल तक दे विल बी वर्किंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर का टर्म एंड कंडीशंस होता है. बट एक चीज़ उसमें नहीं होगी, दैट इज डेप्यूटेशन अलाउंस. प्लीज़ इसको नोट करें. सेकेंड जो इसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो हम इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, what is the aim of defense production in India. So the aim of defense production in India is that to make defense production industry as a $25 billion industry, $25 billion industry by 2025. और जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा by 2025 उसका भी एक टारगेट है, that is $5 billion. That is $5 billion. नाउ ओवर हियर यहाँ पे फॉर्मर CEC का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नाउ द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ रेज्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर ई-वोटिंग. अब ये ई-वोटिंग 2 जगह यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. एक कि तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन दे आर कैरिंग आउट अ पायलट प्रोजेक्ट
of smartphone app-based online voting experiment on October 20th. This can come in CLAT that which of the following state election commission carried out a smartphone app-based online voting experiment. So answer is तेलंगाना. सेकेंड है कि इलेक्शन कमीशन खुद लास्ट ईयर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है फॉर रिमोट वोटिंग ऑफ दोज इलेक्टर्स हु आर नॉट एबल टू रीच द पोलिंग स्टेशंस. वो लोग जो पोलिंग स्टेशंस नहीं रीच कर सकते उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म तैयार करना. बट इसमें ये डिफरेंस होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है ये घर से नहीं होगा, ये किसी सेंटर पे जाके ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करना होगा. अब जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इन्होंने कुछ इशू इस पे रेस किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इशूज लाइक मेंटेनिंग द सीक्रेसी ऑफ बैलेट, ओके, bringing political parties on board. These are some of the issues which has been raised by the former election commissioners. Now the next and very important news, आज का बहुत ही important news है, is about the hunger index. So the hunger index जिसको हम global hunger index भी कहते हैं 2021, this has been released. So the first important news over here is कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है. तो 2021 में इंडिया की रैंकिंग है 94 among 107 countries. The India's ranking in 2021 is 101 in among 116 countries. Last year India की रैंकिंग थी 94 among 107 countries. So if you will see कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है बल्कि वो स्लाइड डाउन कर चुका है फ्रॉम 94 to 101. The second important information is that who releases the global hunger index. आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा और आज वर्ल्ड फूड डे भी है. सो द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ. नाउ व्हाट इज द 4 पैरामीटर्स विच आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इंडिकेटर. तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ. नाउ अंडर नरिशमेंट मतलब नरिशमेंट पूरा नहीं है. चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइट के प्रपोर्शन में वेट नहीं है. चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि वेट के हिसाब से हाइट नहीं है, मीन्स द अबाउट अप्रोप्रिएट एज से कम हाइट है. सो दे आर ऑल डिनोट द सीरियसनेस ऑफ हंगर. अगर हम इंडिया की कैटेगरी देखेंगे तो इंडिया जो है इट कम्स अंडर द सीरियस हंगर कैटेगरी नेशन. अब डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाता है. तो 4 डेटा है हमारे पास. तो जो अंडर नरिशमेंट का डेटा है इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. चाइल्ड मोर्टेलिटी डेटा जो होता है इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस इंडिया इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन. फिर चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग डेटा है इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक. अब इंडिया की अगर हम रैंकिंग देखें तो इंडिया की रैंकिंग इस साल अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कम है. अगर आप पाकिस्तान की रैंकिंग देखेंगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग 92 है, नेपाल एंड बांग्लादेश आर एट 76 एंड श्रीलंका इज एट 65. अब इसमें एक इशू आ गया है. वो इशू ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रेफ्यूटेड द रिपोर्ट दैट इंडिया इज रैंक 101 एंड दैट ऑल्सो बिहाइंड पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. नाउ अगर हम चारों पैरामीटर्स को देखेंगे, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो इसमें अंडर नरिशमेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है जो डेटा हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं. इसका एक रीज़न ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ क्वेश्चन द पॉल बेस्ड असेसमेंट दैट हैज़ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच आर अंडर नरिश्ड फ्रॉम 14% टू 15.3%. इसका मतलब कि अंडर नरिशमेंट इंडिया में बढ़ा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. ओके, सो that's why there is a little problem for government to accept this data the way the data has been collected through telephonic interview. The next is हम मुंड्रा पोर्ट की बात करते जा रहे हैं जहाँ पे 3000 kg हीरोइन सीज हुआ है by it was seized by the Department of Revenue Intelligence and now the case is handed over to National Investigation Agency. The Mundra port is handled by Adani Group. Now Adani Group had decided earlier that they are not going to handle the cargo from Iran, Pakistan and Afghanistan with effect from November 15. The Mundra port is operated by, you can see, Adani Ports and SEZ
Limited. Now this decision of Adani Group has brought displeasure from Iran. Iran has conveyed to India its displeasure over this decision, and Iran has said that it was praised by the United Nations for its fight against drug trafficking, and then also its consignment will not be handled at Mundra port. The next is Bhutan China sign MOU for 3-step process to expedite boundary talk. तो भूटान और चाइना का एक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग चला, द 10th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग विच वाज हेल्ड रिसेंटली इन कुमिंग इन अप्रैल 2021. दे केम आउट विद द 3-step प्रोसेस टू एक्सपर्टाइट द बाउंड्री टॉक बिटवीन भूटान एंड चाइना. भूटान एंड चाइना के बीच में पहले भी एक बाउंड्री इशू हो चुका है इन 2017 विच इज कॉल्ड एज डोकलाम स्टैंड ऑफ. ओके, एंड देयर वाज ऑलरेडी अ टॉक गोइंग ऑन टू सेट अप अ प्रोसेस फॉर एक्सपर्टाइटिंग. का मतलब होता है कि तेजी लाना, बाउंड्री टॉक्स में तेजी लाना. ओके, बट इसके जो डिटेल्स हैं वो अभी तक किसी ने भी पब्लिक नहीं किया है. ओके, सो वी हैव टू वेट फॉर दिस. आगे चल के एक बड़ा न्यूज़ बन सकता है, खासकर इंडिया चाइना LAC इशू जो हुआ है उसका एक ये पार्ट बन सकता है. यू कैन बी आस्क्ड वन क्वेश्चन ओवर हियर. नाउ कमिंग टू द डोकलाम इशू. नाउ डोकलाम का जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डोकलाम लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना एंड इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर इंडिया. नाउ पीछे हमने एक न्यूज़ किया था, 14th को भी किया था, 13th को भी किया था, अबाउट द 13th कमांडर लेवल टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच लेड टू इम्पास. इस कमांडर लेवल टॉक में द पेट्रोलिंग पॉइंट 15 विच इज़ हॉट स्प्रिंग, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट की बात होनी थी, बट इट एंडेड इन इम्पास. Now prayers disallowed at Srinagar mosque. This is again one of the repercussion or one of the implication of increasing attack in Jammu and Kashmir. Then this news again, compassion cannot be forever says Supreme Court. तो ये जो issue है simply ये है कि the people who work in J&K administration after getting retired, the Supreme Court has allowed them to stay for 3 years before they can find an alternative accommodation for themselves. But those people who are living more than 3 years, the Supreme Court has now said that the official residence for these people based on compassion cannot be forever. After 3 years they have to vacate, because now this not vacating the government house even after getting retired, it is going against the right of those employees who are presently working in the government. The next news is coming about the stubble burning. हमने पहले भी दिल्ली से रिलेटेड ये न्यूज़ काफ़ी किया था. हमने ये भी जाना था कि इस बार जो है द लैंड कल्टीवेशन अंडर राइस is very low, and the popular variety which is of rice which is called as Pusa 44, it is particularly the crop which is responsible for stubble burning and increasing air pollution in Punjab, Haryana and Delhi NCR. Now अगर हम ये न्यूज़ देखें तो ये न्यूज़ काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, खास करके विंटर आ रहा है और पॉल्यूशन नॉर्थ इंडिया में बहुत बढ़ जाता है. सो नाउ देयर इज़ अ 70% रिडक्शन इन द इंस्टेंसेस ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब, 18% इन हरियाणा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. ये किसने बोला? दिस हैज़ बीन सेड बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. This Commission for Air Quality Management is a government body established under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, अब यहाँ पे जो एनालिसिस हुआ है वहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं कि that there was a decrease in fire this year because of decrease in the area allotted to paddy. Paddy means rice sowing this year. तो इस बार जो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन है वो कम हुआ है, तो स्टबल कम जनरेट होगा. फिर बायो डिकम्पोजर्स यूज़ हुए हैं विच ट्रांसफॉर्म्स द स्ट्रॉ इनटू मैन्योर. सो दिस आर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट विच मे लीड टू डिक्रीज केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हाईलाइट किया गया है बाय द एक्सपर्ट्स. दे से दैट स्टबल बर्निंग कब ज़्यादा होती है? स्टबल बर्निंग तब ज़्यादा होती है जब फार्मर्स के पास बहुत कम टाइम होता है to harvest the rice and to prepare the land for wheat cultivation. This year, due to delay in monsoon, the harvesting of rice will be late, and then they have to sow the wheat very fast.
So this may lead to increased cases of stubble burning. खासकर अगर हम अमृतसर की पंजाब की बात करें तो अमृतसर, तारन तारण, पटियाला एंड लुधियाना अकाउंट फॉर 70% ऑफ स्टबल बर्निंग. हरियाणा में कैथल, करनाल एंड कुरुक्षेत्र अकाउंट फॉर 80% ऑफ द स्टबल बर्निंग. नाउ रिसर्च सेंटर फॉर इंडियन आर्ट सेटअप इन ज़ूरिक म्यूजियम. एलियट में खास करके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज म्यूजियम रिडबर्ग. इट इज़ बेस्ड इन ज़ूरिक, स्विट्जरलैंड. It has established a unique research center and fellowship program with the focus on Indian art. इसका सेंटर का नाम होगा the GBF Center and the name comes from 3 people who are the founders. They are B.N. Goswami from India, Milo Cleveland Beach from US and Dr. Eberhard Fischer from Switzerland. Now research fellows, they will get a chance to engage with original artwork from renowned collections for 3 to 6 months in a project of their own design. Now this museum Riedberg, is the only art museum for non-European art in Switzerland. From India, Sonika Soni is the first research fellow of this program. The second is that India opens to foreign tourists too late, says travel industry. तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन अभी आया था, लास्ट वीक हमने देखा था, that the government has allowed the fresh tourist visas for those arriving on charter planes, but it has received a tepid response. Why? क्योंकि अगर हम यूरोप और यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे 6 to 8 months बिफोर ओनली द चार्टर प्लेन्स आर रिजर्व्ड एंड मोस्ट ऑफ द डेस्टिनेशंस दिस टाइम इज डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको, मालदीव्स एंड केनिया. नाउ 4 killed in the blast at अफगान शिया मॉस्क. तो पहले जो हमने लास्ट वीक देखा था, देयर वाज अटैक इन कुंदूज, शिया मॉस्क इन कुंदूज. नाउ देयर इज अ शिया मॉस्क इन कंधार which was attacked. The last time the attack, responsibility for attack was claimed by Islamic State Khorasan. अभी तक इस अटैक का किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं किया है. Then UK conservative lawmaker David Amess dash stabbed to death. ये अपने वोटर्स से मिल रहे थे in a church and he was stabbed to death. Then हमने लास्ट टाइम तुर्की का एक न्यूज़ किया था from Foreign Affairs that Turkey had blamed Russia and United States for increasing Kurdish militia in its border. Now Russia is claiming that Islamic State fighters are gathering in Afghanistan, which is the cause of concern for Central Asia and Russia. Now Germany में recently अभी elections conclude हुए. Angela Merkel, who is the chancellor, she is from CDU-CSU alliance. She got little less vote from SPD. SPD is Social Democratic Party. Now nobody had won the majority, but Social Democratic Party has formed a coalition with Greens, ecologist groups, and a liberal FDP, which is a business group. These 3 groups are called as green signals because इनके जो पार्टी के कलर्स हैं वो रेड, ग्रीन एंड येलो है. एंड जर्मनी में 62% of the voters have favored this coalition. Then US will allow fully vaccinated travelers from November 8 to come to USA. After that Lebanon, मिडल ईस्ट कंट्री है, वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन है. शिया भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सुन्नी भी हैं. Now there is one Shia group called as Amal and Hezbollah. There was a fight of Hamas, Hezbollah group with Lebanese forces. Lebanese forces are Christian group. So there was a fight in Beirut, the capital of Lebanon, in Beirut. Now the next news is coming from US-India ministerial dialogue add focus on climate change. So Finance Minister Nirmala Sitharaman, now who are the participant in this US-India ministerial dialogue? From India, Finance Minister Nirmala Sitharaman. Why I am saying Finance Minister Nirmala Sitharaman? Because in exam if question comes, you should not mark that it was Bhupendra Yadav who is the incumbent Union Forest Minister. Then from US, Treasury Secretary Janet Yellen, and then RBI Governor Shaktikanta Das. Now why this meeting was held? This meeting was held for climate finance related talks. Now it in a run up to the United Nations Climate Change Conference in Glasgow. So हमने पहले भी किया है United Nations Climate Change Conference COP26 under United Nations Framework Convention on Climate Change is going to be held in Glasgow in Scotland. Now India is pushing for the rich countries to meet their Paris Accord climate finance commitment. ये commitment क्या था?
that developed countries every year will provide $100 billion to developing countries for adaptation and mitigation. हमने जो 14 तारीख को एक एडिटोरियल किया था क्लाइमेट में, उसमें हमने देखा था कि most of the climate finance which is coming from developed country, it is in the nature of private finance. Okay, it is in the nature of private finance and much of it is going in mitigation. Mitigation के लिए ज़्यादा है, not for adaptation. But if we see the Paris Climate Accord, 50% of the fund should go for adaptation and mitigation. So there is a issue in climate finance. तो first issue तो यही है कि जो $100 billion per year जो देने का कमिटमेंट था फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री वो पूरा नहीं हो रहा है. सेकेंड, द मच ऑफ द फाइनेंस इज कमिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, नॉट फ्रॉम पब्लिक, not a public finance. And second, much of the fund is coming for mitigation and less for adaptation. In last month, India and US they signed the Climate Action and Finance Mobilization Dialogue, which had finance mobilization pillar, climate pillar and then resilience pillar. 3 पिलर थे उसके. तो उसमें से एक फाइनेंस पिलर है, फाइनेंस मोबिलाइजेशन पिलर, विच इज गोइंग टू बी टॉक बिटवीन 2 कंट्रीज. ये जो क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप. रिसेंटली यूके के मिनिस्टर ने विजिट किया था इंडिया को एंड दे वांटेड दैट इंडिया शुड मेक अ कमिटमेंट फॉर नेट जीरो एमिशन. यूएस का भी प्रेशर है, बट राइट नाउ इंडिया हैज़ नॉट मेड एनी कमिटमेंट इन नेट जीरो emission. In fact, India wants net minus commitment from developed country. Now, India showing signs of steady economic recovery. So we already saw news on 14th October that IMF has said that the India's growth forecast for this year will be 9.5%. So this is a very welcome move. The second important information over here is World Bank groups $157 million in support to more than 100 countries and approving the vaccine project in 50 plus country. Then the International Monetary and Finance Committee, which directs the International Monetary Fund, this is very important, and sets its agenda. They had a meeting on Thursday, means day before yesterday, okay, as a part of the annual meeting of IMF and World Bank. So IMFC has welcomed the new HDR allocation reserve assets of the IMF, where $650 billion of new HDR were created by International Monetary Fund. Now India is going to compete with Nepal in SAFF championships in Male. Okay, so India is 7-time champion of this championship. The next news is that India lost to Denmark in Thomas Cup quarterfinals. So Thomas Cup is held for badminton. आज के एडिटोरियल पे आते हैं, टैकलिंग टेरर. तो हम इसको बहुत दिन से पढ़ भी रहे हैं. सो हम यहाँ पे देखिए द टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम आया है. देन इट हैज़ दिस टारगेटेड किलिंग ऑफ सिविलियंस विच वी आर रीडिंग. इट हैज़ लेड टू फियर अमंग द सिख एंड कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज़, एंड देन देयर इज़ अ डेंजर ऑफ द रिवर्सल ऑफ ऑल द मेजर्स taken by the government in these years since 1990. 1990 was the year when the militancy was observed in in Kashmir. The second is that the author is यहाँ पे author is recommending that the civil society is the engagement with civil society is very important in such situation to foster communal amity. Amity का मतलब होता है भाईचारा, and to mobilize people across communities against hatred. Okay. At the same time, they are asking the यहाँ पे the UT administration, they have followed a strong crackdown and insurgency is seeking to isolate and quell the militant network. But यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले न्यूज़ में किया था कि जो करण सिंह थे, जो कांग्रेस के लीडर हैं और वो महाराजा कश्मीर के महाराजा के बेटे हैं, he had called for the political dialogue and holding of elections as fast in the Kashmir Valley region. The second is Pradhan Mantri Gati Shakti initiative. So the Pradhan Mantri Gati Shakti initiative, it aims for reviving the economic growth in India by investing in major infrastructure project. Now it also aims for logistic cost cut. अगर inflation data हमने जो last week किया था, उसमें हमने ये देखा था, last week नहीं, Monday को, कि the logistic cost
is one of the reason that why inflation is very high. So bringing down the logistic cost for industry and to increase efficiency in the economy is one of the major initiative under Pradhan Mantri Gati Shakti. The second is that this program is going to integrate 16 ministries like railways, roads, ports, and it will use information technology, satellite map, data tools, and geographical information system or GIS. Now it is the part of National Infrastructure Pipeline. It is the 5-year pipeline project for building infrastructure, and it calls for multimodal efficiency. Multimodal efficiency का मतलब कि रेलवे और रोड का इस तरीके से यूज़ किया जाए कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक है वो कम हो जाए. पहले ही 14% कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा है, उसे हमें 8% तक लाना है. तो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 14% एंड वी हैव टू ब्रिंग इट टू 8%. सो दैट्स वाई दिस प्रोग्राम इज़ वेरी नेसेसरी. सेकेंड है कि इसमें हमें स्टेट का भी योगदान चाहिए होगा, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स फॉर विच the state help is very necessary. For example, if you see the port linkage, land availability for infrastructure projects, so for such we need the support of state. Second, यहाँ के investment जो है इसका it is going to be like 39-22. It means 39% of investment will come from center, 39% will come from state, and 22% will come from private sector. So please keep in mind that national infrastructure pipeline do envisages investment from private sector too. The second is कि इसके advantages क्या होंगे. तो इसके advantages क्या होंगे कि job जो है इंडिया में create होगा, which will create demand and revive the economy. Okay, so it will provide job, demand for goods and commodities. Okay, कुछ problems इसमें क्या हैं कि जो significant delays होते हैं especially related to land acquisition, okay, that has to be taken care of. Then the second is that convincing the citizens that they are going to benefit from such grand plan is very necessary. Now this is the article by Shashi Tharoor, MP from Thiruvananthapuram, Congress leader. Over here this article हमारे अगर जीके के हिसाब से देखें तो इतना important नहीं है, but this type of articles they do come in English passage and it is very important for increasing your perspective and importance of films in Indian society. So I will suggest that you should read this article. So over here the author is saying that जो फिल्म सिनेमा का जो आउटरीच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका इन्फ्लुएंस भी सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है. ओके, रिसेंटली दिस बॉलीवुड हैज़ बिन प्लेग्ड बाय द रिसेंट केसेस ऑफ ड्रग केसेस, then suicides and other things. So if you will just see the influence of Bollywood, that is too much on our society, but there is a recent spate of drugs cases coming out. But if you will just see what is the message which is given by this movies, तो अगर हम देखेंगे जो आज हमारे जो सब सुपरस्टार्स हैं दे आर मुस्लिम्स. हम देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ में जो डिवाइड है वो ख़त्म हो गया है. ठीक है, अगर हम देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैरेक्टर का मूवी में दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन सोसाइटी. यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है बांग्लादेश वॉर के टाइम व्हेन द पठान्स दे वर ऑन द अदर साइड व्हेन द इंडिया वाज फाइटिंग अ वॉर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वाज मेड अ न्यू कंट्री. बट देन ऑल्सो 1973 में एक जंजीर मूवी आई थी जहाँ पे पठान को एक फियरलेस, स्ट्रॉन्ग, लॉयल और करेज कैरेक्टर बताया गया था. ओके, एंड नाउ द ऑथर इज कमिंग अप विद व्हाट इज द रीज़न फॉर recent decline. So he says that most of the A grade actors they are seen on the sides of the government, and the diversity which is promoted by Bollywood is not liked by many political groups in India, and then it has a very chilling effect on movie making. So please do read this article, it is very wonderful article. The next is about the vigilance, vaccination and endemic COVID-19. So for understanding this article we have to first understand some of the basic definitions. तो epidemic पहले definition है. epidemic का मतलब होता है कि when in a given area large number of people are infected by the virus or any disease, और जो इसका R number होता है, R number मतलब reproduction number of the disease is more than 1.
द नेक्स्ट इज एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर डिजीज किसी एक पीपल या कंट्री में रिस्ट्रिक्ट हो जाए. ओके, सो इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पीपल और पर्टिकुलर कंट्री. पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? पैंडेमिक का मतलब होता है कि व्हेन द डिजीज इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल कॉन्टिनेंट. द सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें जो है वो है कि व्हेन WHO डिक्लेयर्ड COVID-19 एज पैंडेमिक. So WHO declared COVID-19 as pandemic disease on 11th March 2020. So this is important. अब यहाँ पे हम आते हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फर्स्ट पैराग्राफ इज सेइंग दैट द 7-day एवरेज of COVID-19 cases is below 50,000. So right now we can say that India is right now in endemic stage. एपिडेमिक से एंडेमिक स्टेज पे आ चुका है. ओके, बट देर आर फ्यू आउटलायर्स. Those are केरला, सिक्किम, मिजोरम एंड मेघालय. अब अगर हम कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को अगर ध्यान दें तो द 4th ICMR सेरो सर्वे जो जून जुलाई 2021 में कंडक्ट किया गया था, विच शोज दैट 67.6% ऑफ द पीपल हैड एंटीबॉडीज बाय एंड जुलाई. तो दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव केसेस की बात करें कोविड-19 का, सो इट इज अबाउट, इफ यू कैन सी दैट 3,04,10,577. अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए व्हाट इज द नेसेसरी थ्रेशोल्ड फॉर हर्ड इम्यूनिटी, सो इट इज 87.5%. देन इंडिया स्टार्टेड इट्स वैक्सीनेशन ऑन January 16, 2021, but we see the major contributor to reaching the herd immunity threshold was natural infection in 2 waves. The next is that अगर हम इंडिया की बात करें, सो एंडेमिक ट्रांजिशंस विल बी ड्राइवन मोर बाय री इन्फेक्शंस देन बाय फर्स्ट इन्फेक्शन. मतलब कि जो एंडेमिक ट्रांसमिशन होगा, मतलब कि जब ट्रांसमिशन एंडेमिक स्टेज में जो भी होगा, इट विल बी मोर बाय री इन्फेक्शंस, कि जिसको पहले से डिजीज था उसको फिर से हो जाए. उसके बाद देयर आर सम इम्पॉर्टेंट स्टडीज विच हैव शोन दैट जिनको कोविड-19 हुआ था, मीन्स नेचुरल इन्फेक्शन, they need only 1 dose for long term protection. The second is कि जो पर्सन अभी तक इन्फेक्ट हुए ही नहीं और जिन्होंने 2 डोज ले लिया है, उनको 6 से 1 साल के बीच में they have to take a booster dose, and then we have to continue the tracing, testing and quarantine requirements, especially for elderly and vulnerable population. Then vaccination should be targeted for the purpose of reopening of schools and hubs of economic activities. That's why we need vaccination. Then चाइल्डहुड इन्फेक्शन के बारे में बात की गई है. तो चाइल्डहुड में एक जो रिसेप्टर होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक ACE2 रिसेप्टर. इट हैज़ वेरी लो डेंसिटी अमंग चिल्ड्रन एंड दैट्स वाई चिल्ड्रन they are less infected by the coronavirus. But then also we have 2 vaccines which are being developed for children, Covaxin and Zycov-2, which may be approved soon. Okay, और ये जो वैक्सीनेशन है, it has to be taken at the school level, and then we should use this opportunity to progressively relax the restrictions of social conducts, but vigilance has to be there. So if we just see the, before ending, we just see the top 5 to 6 news for today, which you have to do very seriously. So the top 5 to 6 news for today is, so the top 5 to 6 news for today is, so one is related to TB, so tuberculosis. One is related to defense PSU, that is also very important. Then global hunger index, that is also very important from today. Then stubble burning in Punjab, Haryana. So that is the 4th important news. The next important news is Pradhan Mantri PM Gati Shakti. Do read the editorial about that. It is very fantastic editorial. Then we have US India Ministerial Dialogue on Climate Finance from economic page. And then Bhutan China agreement on border issues. So these are some of the top news for today. Do it and read it and revise it. We will meet on Monday again. Till then, have a nice day, have a good weekend, take care, thank you.